Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज एंड न्यूट्रॉन और फिर पॉजिटिव रेज और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट था, और इसने भी वही एक्सपेरिमेंट यूज किया था जो विलियम क्रुक्स ने यूज किया था। विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूज किया था, तो इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूज किया। फर्क क्या था? फर्क ये था कि जो जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज की थी गोल्डस्टीन ने, उस डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड में कुछ कैनाल्स या ओपनिंग्स थी। उन ओपनिंग्स, कैनाल्स या पोर्स में से ये कैथोड रेज जो था, कैथोड जो था, उन ओपनिंग में से पॉजिटिव रेज गुजर रही थी। क्योंकि कैथोड की ओपनिंग में से पॉजिटिव रेज गुजर रही थी, इसी वजह से पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज का नाम दिया गया, बिकॉज दे पास थ्रू द कैनाल्स इन द कैथोड। ये थोड़ा सा डिफरेंस था। बाकी डिस्चार्ज ट्यूब में वैसे ही एनोड है, कैथोड है, वैक्यूम पंप है, हाई वोल्टेज है, गैस फिल की हुई है। फर्क क्या था? यहाँ पर जो कैथोड था वो परफोरेटेड था और पॉजिटिव रेज उस परफोरेटेड कैथोड में से गुजर रही थी, इसी वजह से इनको कैनाल रेज, क्योंकि ये कैनाल्स में से गुजर रही थी। अब देख लेते हैं ऑपरेटर्स को। ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। इसका कैथोड जो है ये परफोरेटेड है, ये हमारे पास एनोड है। अब यहाँ पर जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करने से कैथोड रेज निकलती हैं। ये कैथोड रेज जाकर स्ट्राइक करती हैं गैस के मॉलिक्यूल से और गैस के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस बनते हैं। और ये पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव की तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ, और इसके कैनाल्स में से गुजर के ये यहाँ पर जाकर, जहाँ जिंक सल्फाइड जो है उसकी कोटिंग होती है, वहां पर जाकर ये ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो कैथोड है दैट इज परफोरेटेड। अब ये पॉजिटिव जो रेज हैं, ये बनती कैसे हैं पॉजिटिव रेज? एक्चुअली जब हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाई वोल्टेज पे प्रोड्यूस हो रही है कैथोड से, जब ये गैस के मॉलिक्यूल से जाकर स्ट्राइक करती है, तो ये फॉर एग्जांपल गैस है, यहाँ पर इसको हमने एम से लिखा हुआ है। तो ये गैस जो है, जब इस पर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसके यूं पास से गुजरती है, तो अपनी कुछ एनर्जी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर जाती है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल जाता है और इस गैस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव हमारे पास आइन बन गया, प्लस इलेक्ट्रॉन गैस का भी निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम से स्ट्राइक करेगी और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली ये हमारे पास पॉजिटिव रेज बनी है, अब नेगेटिव की तरफ जाएंगी, ये कैथोड की तरफ मूव करेंगी जो कि नेगेटिव है और परफोरेटेड है, और वहां इन परफोरेशन, इन कैनाल्स में से गुजर के ये यहाँ जाकर स्ट्राइक करेंगी और फ्लोरिसेंस या ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। तो इस तरह से गोल्डस्टीन ने ये अपरेटस यूज करके, जिसमें परफोरेटेड कैथोड था, पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया। पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन, जो पॉजिटिव रेज है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस फिल होती है, ये उससे प्रोड्यूस होती हैं बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड। अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाए, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इन पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव की तरफ बेंड कर जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी ऑपोजिट होगा। जैसे हमने कैथोड रेज को देखा था, तो जो कैथोड रेज थी, कैथोड रेज जो थी वो नॉर्थ पोल की तरफ बेंड हो गई थी, ये वाली रेज साउथ पोल की तरफ बेंड हो जाएंगी, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं कैथोड रेज से। इट मीन दे आल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमें
गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लोरेसेंस से पता चला कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। इनकी E/M वैल्यू इलेक्ट्रॉन से कम होती है क्योंकि इनका मास ज्यादा होता है। और जो E/M वैल्यू है, अगर हमने आपको कैथोड रेज वाला लेक्चर याद हो, कैथोड रेज की E/M वैल्यू जो थी वो E/M वैल्यू कैथोड रेज की सेम थी, चाहे हम कैथोड किसी भी मटेरियल का यूज कर लें। क्यों? जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रॉन थी। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज टू मास वैल्यू है ये गैस पे डिपेंड करती है, क्योंकि चार्ज ओवर मास, अगर आप कैथोड रेज में देखें तो चार्ज और मास दोनों ही चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर चार्ज टू मास वैल्यू भी नहीं बदलेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पॉजिटिव रेज में चूंकि नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास गैसेस पर सब पर +1 चार्ज है। हमारे पास O2+1 है, हमारे पास H2+1 है, इसी तरह हमारे पास N2+1 है। तो सब पर चार्ज तो सेम है, लेकिन अगर आप देखें मास डिफरेंट है। ये 1 है इसका चार्ज, डिवाइडेड बाय इसका मास 32 है। और हाइड्रोजन के लिए 1/2 है, और फिर नाइट्रोजन के लिए 1/28 है। नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही आंसर छोटा आता है। इसका मतलब है जितना मास बड़ा होता जाएगा चार्ज टू मास वैल्यू कम होती जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में देखा जाए तो जो सबसे हैवी पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है, उसका मास सबसे ज्यादा है, उसकी चार्ज टू मास वैल्यू सबसे कम होगी जो कि 0 है क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम्स हैवियर है। प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इसकी चार्ज टू मास वैल्यू जो है 1836 टाइम्स कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका मास 1836 टाइम्स ज्यादा है। जो सबसे लाइटर गैस है वो हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है सबसे कम मास चूंकि हाइड्रोजन का है, तो चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर हाइड्रोजन गैस इज मैक्सिमम फ्रॉम ऑल द अदर पॉजिटिव रेज। यानी जितनी भी पॉजिटिव रेज हैं सबसे जो ज्यादा चार्ज टू मास वैल्यू आएगी वो हाइड्रोजन के लिए आएगी। और जितना गैस का मास ज्यादा होता जाएगा उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम होती जाएगी। अगर हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को देखें तो प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवियर है। इसका मतलब है प्रोटॉन की चार्ज टू मास वैल्यू है 1836 टाइम्स कम हो जाएगी। यहाँ पर देखें जो प्रोटॉन है 1836 टाइम्स हैवियर है, इसका मतलब है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू 1836 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। ये इसका मास ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू ज्यादा होगी। प्रोटॉन का मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम आनी है, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू ज्यादा आ जाएगी और प्रोटॉन का मास ज्यादा आ जाएगा। अब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम सजेस्ट किया पॉजिटिव पार्टिकल से जो हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में देखें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। एक इसमें प्रोटॉन है हमारे पास और एक इसमें न्यूट्रॉन है। अब अगर इसमें से एक इसमें प्रोटॉन है और एक इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसका पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। जब पॉजिटिव आयन बना लेते हैं तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी यहाँ से निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन 0 है। न्यूट्रॉन पहले ही 0 थे, अब इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया। तो हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन इसलिए कहते हैं, ये नाम रदरफोर्ड ने इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि हाइड्रोजन आयन के पास है ही प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन के पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है और ना ही कोई न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन भी जब हाइड्रोजन आयन बनता है तो वो निकल जाता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932 और इसको नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स में 1935 में। एक्चुअली हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का नंबर एटॉमिक नंबर 6 है और मास 12 है। अब प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट 1 होता है, 1.0073, ऑलमोस्ट ये तकरीबन 1 AMU इसका मास होता है।
तो अगर 6 प्रोटॉन का मास देखा जाए तो ये बन जाएगा 6 AMU। इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही बहुत लाइटर पार्टिकल है, उसका मास तो नेग्लिजिबल है, 0.000548 ये इतने AMU मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि नेग्लिजिबल है। तो अब इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम नेग्लिजिबल कर लें तो कार्बन में प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गए हैं जिनका मास 6 AMU है, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुके हैं जिनका नेग्लिजिबल मास है। तो कार्बन का जो मास था वो तो 12 था, वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था। यानी अभी तक जो डिस्कवरी हुई उसके मुताबिक तो कार्बन का मास 6 होना चाहिए, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। तो जो रदरफोर्ड था उसने प्रिडिक्शन की कि चूंकि एटम के मास जस्टिफाई नहीं हो रहे, तो जरूर कोई और पार्टिकल भी इसमें मौजूद है जिस पर कोई चार्ज नहीं है और उसका मास प्रोटॉन के इक्वल है। देखें टोटल मास कितना है, 12। 6 AMU आ चुका है, हमें 6 AMU और चाहिए ताकि कार्बन का मास जस्टिफाई हो जाए। इसका मतलब है जितना प्रोटॉन का मास है, हमें उतने ही मास वाला एक और पार्टिकल भी चाहिए। अब दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन है इन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, एटम तो न्यूट्रल है। इसका मतलब है जो एक और पार्टिकल हमें चाहिए मास को जस्टिफाई करने के लिए, उस पर चार्ज कोई नहीं होना चाहिए ताकि एटम ओवरऑल न्यूट्रल ही रहे। तो ये थी प्रिडिक्शन 1920 में रदरफोर्ड ने जो की। इसी प्रिडिक्शन को सामने रखते हुए चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर कर दिया और इसी बेस पे उसको 1935 में नोबेल प्राइज भी मिल गया। अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट देखें तो एक्सपेरिमेंट था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या करते हैं, ये हमारे पास लेड ब्लॉक है सारा, ये वाला, दिस इज लेड ब्लॉक। और लेड ब्लॉक की शेप ये इस तरह से रखी जाती है ताकि एक बीम प्रोड्यूस हो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स की। तो यहाँ से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, देखें ये हमारे पास हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है और मास 4 है। इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसके पास इलेक्ट्रॉन देखें तो वो 2 हैं, और अगर हम प्रोटॉन देखें वो भी 2 है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर न्यूट्रॉन देखें तो 4-2 न्यूट्रॉन भी 2 हैं। अब हमने इसके अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर हम निकाल दें, यानी इसमें 0 इलेक्ट्रॉन रह जाए और प्रोटॉन 2 हूँ, न्यूट्रॉन भी 2 हूँ, तो इस पर चार्ज आ जाएगा +2। तो ये जो +2 चार्ज वाली आयोनाइज्ड हीलियम गैस है, इसको हम कहते हैं ये अल्फा पार्टिकल है। क्यों +2 है? क्योंकि इनके पास 2 प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो ये जो हमने लेड ब्लॉक यूज किया है, जिसके अंदर हमने सोर्स रखा है पोलोनियम। पोलोनियम जो है, रेडियम भी यूज कर सकते हैं। ये जो पोलोनियम है ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। लेड ब्लॉक इसको हर तरफ से इसको प्रोटेक्ट किए हुए है ताकि अल्फा पार्टिकल सारी डायरेक्शंस में ना जाएं और एक बीम प्रोड्यूस होकर टारगेट पर जाकर स्ट्राइक करें। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है, जब ब्रिलियम पर जाकर स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से भी कुछ पार्टिकल निकलते हैं। अब चेक करने के लिए कि क्या ये वही पार्टिकल हैं जो ये पोलोनियम से आ रहे हैं या डिफरेंट हैं, सामने हमने चार्ज डिटेक्टर रख दिया। अगर तो ये अल्फा पार्टिकल ही होते, पेनिट्रेट करके निकल गए होते आगे, तो ये जो चार्ज डिटेक्टर है इस पर +2 चार्ज शो होना चाहिए था। लेकिन जब ये रेस जो बेरिलियम से निकल रही थी, ये जाकर स्ट्राइक की चार्ज डिटेक्टर पर, तो उन पर चार्ज 0 आया। इसका मतलब है जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं बेरिलियम टारगेट पर, तो उसमें से जो पार्टिकल निकलते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं है, यानी वो न्यूट्रल है। और इसी वजह से न्यूट्रल से ही फिर वर्ड न्यूट्रॉन यूज किया। तो ये थी डिस्कवरी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जरिए बेरिलियम पर बम्बार्डमेंट करके अल्फा पार्टिकल्स की। अब अगर हम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर देखें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और इसका एटॉमिक मास 9 है। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल का नंबर 2 है और मास 4 है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस सिंपलिसिटी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इस पर चार्ज नहीं लगाते। अब यहाँ से जो रेज निकल रही हैं वो न्यूट्रल हैं, वो हैं 0 और 1।
अब इसका मतलब है यहाँ पर 4 और 2 ये तो 6 ही रहेगा, 6 है तो ये कार्बन होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, और ये 9 और 4 13 है, लेकिन एक यहाँ से न्यूट्रॉन के मास की शक्ल में निकल गया तो ये 12 रह गया। इसका मतलब है जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हो रही होती है तो खुद ये कार्बन में चेंज हो जाता है, प्लस इसमें से ये न्यूक्लियस इसका रीअरेंज होता है और जो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है वो निकल जाता है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। सॉरी। तो इस तरह से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से बाय बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम एक तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, प्लस यहाँ पर एक नया एलिमेंट कार्बन भी बन जाता है। एक्चुअली जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पर जाकर स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस रीअरेंज होता है, और न्यूक्लियस रीअरेंज होने से जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है वो निकल जाता है। अब है अल्फा पार्टिकल्स। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स और जो न्यूक्लियाई हैं वो इस तरह से मिलेंगे। ये देखिए अल्फा पार्टिकल 4 और 2 6 कार्बन बन गया, 9 और 4 13 है, लेकिन एक न्यूट्रॉन का मास 1 होता है तो मास 1 माइनस कर दें 13 से 12 बच जाएगा। न्यूट्रॉन का मास 1, एएमयू और इलेक्ट्रॉन का भी ऑलमोस्ट ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल होता है। न्यूट्रॉन का कितना है 1.0087 और प्रोटॉन का 1.003 है। हम इसको 1 एएमयू ही काउंट करते हैं, तो इस तरह कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, इसका मास टोटल 12 हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। पहली प्रॉपर्टी है कि जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो डिके कर जाता है और यहाँ पर प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, प्लस न्यूट्रिनो बनता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर नंबर 0 है तो इधर भी +1 और -1 0 हो गया, जबकि ये मास 1 है तो यहाँ पर भी देखें 1 है सिर्फ प्रोटॉन का। अब देखिए अगर आप एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन करें, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब कार्बन में 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है। हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो ये टोटल कितना बन गया 12। अब न्यूट्रॉन एक डिके कर गया, जब न्यूट्रॉन एक डिके करेगा तो न्यूट्रॉन एक कम हो जाएगा यानी 5 रह जाएगा, और प्रोटॉन एक बन गया, इसका मतलब है प्रोटॉन एक ज्यादा हो जाएगा। अगर हम मैस देखें तो मैस अभी भी 12 है। तो जब भी न्यूट्रॉन डिके करता है एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आती, क्योंकि अगर एक न्यूट्रॉन डिके कर गया है तो उसकी जगह पर एक प्रोटॉन भी बन गया है। अब आए वापस, अगर हम एटॉमिक नंबर को देखें तो एटॉमिक नंबर तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6 हैं, लेकिन जब इसमें से एक न्यूट्रॉन डिके कर गया तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 हो गए। इसका मतलब है जब न्यूट्रॉन डिके करता है तो एटॉमिक नंबर एक ज्यादा हो जाता है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गए। तो न्यूट्रॉन के डिके करने से एटॉमिक मास चेंज नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीमेंट लग जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल हैं, दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेस, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था जितनी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होगी उतनी पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी। आयोनाइजेशन पावर जो है, आयोनाइजिंग पावर जो है वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर कम है। अगर आप पेनिट्रेशन पावर की बात करें, पेनिट्रेशन पावर जो होगी वो ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की और फिर इलेक्ट्रॉन की। लेकिन अगर आप इसका इन्वर्स कर दें तो वो आयोनाइजिंग पावर होगी, आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद होगी प्रोटॉन की, और सबसे कम आयोनाइजिंग पावर न्यूट्रॉन की है बिकॉज दे आर न्यूट्रल। इसके साथ साथ है कि दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेलोज, इनमें से ये प्रोटॉन भी निकाल देते हैं। अगर हम दोबारा डिस्कवरी को देखें तो डिस्कवरी में देखें हमने चार्ज डिटेक्टर रखा हुआ था। चार्ज डिटेक्टर में अगर आप एक्सपेरिमेंट में देखें, ये वाला एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से निकल रहे हैं न्यूट्रॉन। अब हमने इनके सामने वाटर रख दिया यहाँ पर, जब हम इनके सामने यहाँ पर वाटर रखेंगे तो कुछ फिर रेज निकलती हैं। पहले तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम पर, तो न्यूट्रॉन निकले, न्यूट्रॉन के सामने वाटर, सेलुलोज, पैराफिन, पेपर रख दें तो फिर रेज निकलते। अब चेक करने के लिए क्या ये न्यूट्रॉन ही है या कुछ नए पार्टिकल्स हैं,
जब इनके सामने चार्ज डिटेक्टर रखा तो उन पर +1 चार्ज शो हुआ। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन जो है, यहाँ जो मटेरियल रखा था, इन्होंने इसमें से प्रोटॉन को एक्सपेल कर दिया है, प्रोटॉन को निकाल दिया है, क्योंकि चार्ज डिटेक्टर यहाँ पर +1 चार्ज शो कर रहा है। तो न्यूट्रॉन आयोनाइज करवा सकते हैं, लेकिन इनकी आयोनाइजिंग पावर कम होती है, जैसा कि इसमें हमने देखा कि उन्होंने प्रोटॉन निकाल दिया है। प्रोटॉन निकालने का मतलब है आयोनाइजेशन। फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स, जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फिशन में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना आसान होता है, और कंट्रोल करने से हम उनको टारगेट पर आराम से स्ट्राइक करवा सकते हैं। उनका कंट्रोल करना आसान है, लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना मुश्किल है। न्यूट्रॉन एज अ प्रोजेक्टाइल, अगर हम इस न्यूट्रॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल नाइट्रोजन पर, प्रोजेक्टाइल इस तरह 45 के एंगल से हम इसको स्ट्राइक करवाएं यहाँ पर नाइट्रोजन पर, तो ये उसमें से अल्फा पार्टिकल निकाल देते हैं। अब देखें यहाँ पर ये 7 है और ये 0 है, टोटल 7 है, नंबर पे 7 आ रहा है एटॉमिक नंबर। अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। 7 में से 2 निकाल दें, इसका मतलब है 5 बच जाएगा। 5 वाला नया एलिमेंट बोरोन बनेगा। अब अल्फा पार्टिकल का मास 4 है, तो यहाँ देखें 14 नाइट्रोजन का, 1 न्यूट्रॉन का, टोटल 15 है। 15 में से अल्फा पार्टिकल का 4 निकाल दें, बाकी हमारे पास 11 बच जाएगा। तो जब हम इनको एज अ प्रोजेक्टाइल नाइट्रोजन पर बम्बार्ड करवाते हैं तो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, प्लस नाइट्रोजन जो है वो बोरोन में चेंज हो जाता है। स्लो न्यूट्रॉन को अगर हम यूज करें एज अ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इनको कंट्रोल करना आसान होता है, तो जब हम इस पर कॉपर पर इसकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल स्लो न्यूट्रॉन की, तो कॉपर में ये न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में रीअरेंज होने के बाद न्यूक्लियस में ही ये जाकर फिट हो जाता है। तो यहाँ देखें कॉपर का मैस 29 एटॉमिक नंबर है, लेकिन इसका मैस 65 से 66 हो जाता है। एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि न्यूट्रॉन आने से जो है वो मैस चेंज होगा, प्रोटॉन चेंज होने से एटॉमिक नंबर चेंज होता है। तो ये 65 था, ये 66 बन गया, प्लस यहाँ से रेज निकल गई हैं, ये गामा रेज निकल गई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल गई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलने से कोई इफेक्ट नहीं होता। अब जो कॉपर 2960 है, ये रेडियो एक्टिव हो गया है, ये रेडिएशंस एमिट करता है। कौन सी रेडिएशंस? ये बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है। याद रखिएगा जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से निकलते हैं। कैसे? जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन डिके करता है तो ये अल्फा पार्टी ये जो सॉरी बीटा पार्टिकल निकलते हैं, प्लस इसमें प्रोटॉन बन जाता है और प्लस इसमें न्यूट्रिनो भी निकल जाता है। तो ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, दे आर हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ से निकलते हैं? दे आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। कैसे निकलते हैं? बाय द डिके ऑफ न्यूट्रॉन। अब जब ये निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन डिके हुआ। न्यूट्रॉन डिके होने से मुराद है प्रोटॉन बना, और प्रोटॉन बनने का मतलब है एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसके एटॉमिक मास यहाँ 66 आएगा, एटॉमिक मास की बात करें तो क्योंकि एक न्यूट्रॉन कम हुआ है तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसका मतलब है मास में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एक प्रोटॉन अगर बढ़ा है तो एक न्यूट्रॉन कम हुआ है, मास में कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक इजाफा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन कम हुआ, लेकिन कम होने से एक प्रोटॉन बना, और प्रोटॉन जो बढ़ गया है उसकी वजह से एटॉमिक नंबर भी बढ़ गया है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी और साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी। थैंक यू वेरी मच।